हेलो एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 4 डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी। बेटा ये 10 जुलाई 1942 को जो डायरी उसने लिखी है मैंने आपको पूर्व क्लास में पढ़ाया था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारे कार्यालय तक पहुंचने पर पीएम हमें तुरंत दूसरी मंजिल पर स्थित हमारे गुप्तावास में ले गए। मॉर्गेट साइकिल से पहले ही पहुंच चुकी थी। पिछले दिनों एक एक कर भेजे गए सामान से यहाँ के दोनों कमरे भरे पड़े थे। मेरी माँ और बहन मॉर्गेट बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए मैंने और पापा ने सारा सामान व्यवस्थित करना शुरू कर काम करके हम दोनों को बहुत थक चुके थे। बैप और मिएप हमारे राशन कार्डों से सामान लेने गए, जबकि हम घर की सफाई में लगे रहे। यहाँ आने के 2 दिन बाद मुझे अनुभव हुआ कि हम सबकी ज़िंदगी बदल चुकी है, अर्थात हमारे बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। ये हमने 10 जुलाई की डायरी में उसने एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी को बताया। अब इसके बाद शनिवार 28 नवंबर 1942 की डायरी। इसमें एन फ्रैंक ने क्या बताया? 28 नवंबर 1942 को लिखी चिट्ठी में फ्रैंक ने अपनी प्यारी गुड़िया को बताते हुए कहा कि पिछले दिनों हमने बिजली और राशन के सामान की ज़रूरत से ज़्यादा खपत की। परिणाम यह हुआ कि पिछले 15 दिनों में हमें बिना बिजली के रहना पड़ा। क्या बताया उसने कि इस चिट्ठी में एन फ्रैंक ने अपनी गुड़िया को बताते हुए कहा कि पिछले दिनों हमने बिजली और राशन के सामान की ज़रूरत से ज़्यादा खपत की। परिणाम यह हुआ कि हमें पिछले 15 दिनों तक बिना बिजली के ही रहना पड़ा। ऐसे में हम दोनों बहनों की पढ़ाई जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब देखिए बेटा, लाइट नहीं हो, बिना लाइट के जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है। हम अक्सर समय बिताने के लिए ऊल जुलूल हरकतें किया करते थे। हम सभी अज्ञातवास में थे, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही पर्दे नहीं हटा सकते थे। ठीक है, हम पर्दे नहीं हटा सकते थे। पर्दे अगर हटा देंगे तो बाहर वाले व्यक्ति हमारे बारे में जान जाएंगे। और बोर होने की स्थिति में भी दूरबीन से हम उन लोगों के घरों में ताक झांक करते हुए जिनके यहाँ रोशनी होती थी। वो क्या बता रही है कि हम दूरबीन से क्या करते थे, दूसरों के घरों में ताक झांक करते थे और अपने टाइम को पास करते थे। देखिए, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे और अपने राशन से ज़्यादा हम खर्च कर चुके थे। नतीजा यह हुआ कि अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़ा होता है सप्ताह 7 दिनों का समय, पखवाड़ा 15 दिन का समय। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता, 4 साढ़े 4 बजते ही हम सब पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए यह वक्त हम ऊल जुलूल हरकत करने में गुजारते थे। हम पहेलियाँ बुझाते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते और किताबों की समीक्षा करने लगते थे। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगते। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, 1 इंच पर भी नहीं, लेकिन अंधेरा होने पर पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता था। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। अब ये एन फ्रैंक डायरी में क्या बता रही है कि दूरबीन लगाकर कैसे पड़ोसियों के बारे में बता रही है। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था और एक परिवार फिल्म बना रहा था। तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक
डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगती है। क्योंकि मुझे अकेली को ही यह सुख मिला हुआ था कि मैं अपने साथ महाराज डेसेल के साथ यह लंबोत्रा सकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी पुरानी डांट फटकार और भाषण की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरह कान न धरूं, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डेसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी से कर देते थे। अगर मिस्टर डेसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती। सचमुच मीन वेग निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब भी झेलना आसान नहीं था, फ्रैंक बता रही है। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। जब मैं इन अजीब सी ख्यालों के साथ सो जाती हूँ तो मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ, या तो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ का मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। देखिए वो उसे किस तरीके से इस अपनी डायरी में बता रही है। एन फ्रैंक की 28 नवंबर 1942 को जो डायरी उसने लिखी, उसने अपनी गुड़िया को किस तरीके से बताया, और ये बताया कि मैं ही तुनुक मिजाजी मुझे समझा जाता था। रात को सोने से पूर्व मैं अपने आत्मविश्लेषण करना था, अपने बारे में सोचती थी और बेहतर बनने का प्रयास करती थी। अपनी प्यारी किट्टी को विश्वास में लेते हुए एन कहती है कि मेरा लिखा समझने में तुम्हें तकलीफ़ अवश्य होगी, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए गलत लिखे हुए और फेंक कर दोबारा लिखना संभव नहीं है। फिर देखिए किस तरीके से उसने शुक्रवार 19 मार्च की जो डायरी लिखी उसमें उसने क्या लिखा। इसने एन फ्रैंक ने शुक्रवार की डायरी में उसने किस तरीके का वर्णन किया। देखिए वो अपनी सारी बातें, ये जो एन फ्रैंक है ये किसको कह रही है, अपनी किट्टी उसकी कौन है, एक डॉल। देखिए ये जो डायरी है बेटा, ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, ठीक है, जो एक ऐसी आवाज़, ये जो डायरी जो इसने लिखी थी एन फ्रैंक ने, और ये जब प्रशासन के हाथ लगी और ये प्रकाशित हुई, ये डायरी सिर्फ एक एन फ्रैंक की लिखी डायरी नहीं, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। यह एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इलिया इयनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी की पठित अंश हैं। देखिए, इला
एरनबर्ग द्वारा दी गई टिप्पणी, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इससे स्पष्ट होता है कि एन फ्रैंक ने अपने पत्रों में जिन यंत्रणाओं व व्याक्रांत परिस्थितियों को उजागर किया वह एक वर्ग विशेष भोग रहा था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है। एन फ्रैंक ने जिन यंत्रणाओं को उजागर किया वह केवल उसने भोगी थी, बल्कि जर्मन के प्रभाव में हॉलैंड ने के अनेक परिवारों को इन अकल्पनीय यंत्रणाओं से जूझना पड़ा था। एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से विश्व समुदाय को बताती है कि उन्हें गुप्त तहखानों में लंबे समय तक छुपकर रहना पड़ा। वे बाहरी दुनिया से कटकर अज्ञातवास के दौरान भूख, गरीबी के साथ साथ शारीरिक व मानसिक परेशानियों को भी सहते सहते एक पशु के समान रही। न केवल बल्कि उसके साथ अन्य 7 सदस्य भी अमानवीय परिस्थितियों में यह जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे थे। ठीक है। इसी के बारे में जो पूरी इस डायरी में एन फ्रैंक ने यही सब बताया है। अब इसके बाद है कि शुक्रवार 19 मार्च 1943 मेरी प्यारी किट्टी। अब उसमें इसने क्या लिखा एन फ्रैंक ने कि 19 मार्च को लिखी गई अपनी चिट्ठी में उसने निराशा को व्यक्त करते हुए कहती है कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन हमने यह खुशी देने वाली अफवाह सुनी थी कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित होने पर काला धंधा करने वालों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि नोट बदलवाने के लिए सबूत भी देना पड़ता है। गियर्स एंड कंपनी ने आगामी वर्षों का कर अदा कर 1000 गिल्डर के नोटों का समाधान निकाला। मिस्टर डेसेल को पुरानी दांत छेदने की मशीन मिली, तो एन को लगा कि अब उसके दांतों का चेकअप जल्दी हो जाएगा। मिस्टर डेसेल औरों को तो कानून सिखाते हैं, परंतु स्वयं घर के कायदे कानून मानने में आलसी हैं। वे लिखते हैं कि पत्रों को मॉर्गेट से ठीक कराते हैं। यद्यपि पापा ने मॉर्गेट को ऐसा करने से मना किया है, तथापि डेसेल कहाँ मानते हैं। ठीक है। ऐसे एडियो पर जब हिटलर और घायल सैनिकों का हृदय विदारक वर्णन सुनती है, सभी सैनिक अपने जख्मों के बारे में बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। एन अपने पिता से डेसेल की भरपाई करने के लिए कहती है, क्योंकि उससे डेसेल का साबुन गायब हो गया। ठीक है। ये उसने अपनी किट्टी को कब की बात बताई, कौन सी डायरी लिखी थी इसने? 19 मार्च 1943 को। कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन, जिसमें उसने इस डायरी में लिखा था। किसने लिखी थी ये डायरी? एन फ्रैंक ने। ठीक है। फिर इसके बाद इसने लिखी 23 जनवरी 1944 को, शुक्रवार 23 जनवरी 1944। तो आज बेटा हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके। पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो अपना डाउट आप ज़रूर क्लियर करना। डेली की वीडियो आप डेली सुना करो, डेली का वर्क डेली किया करो। ओके बेटा, जिससे आप पर भी बर्डन नहीं होगा और डेली का काम डेली हो जाएगा। ओके। थैंक यू।